नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर आ रही है बिहार के सीतामढ़ी से, जहां पर भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा में तैनात सोनबरसा के नरकटिया बीओपी में दो जवानों के बीच आपसी लड़ाई हुई है, जिसमें गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया। एक जवान ने दूसरे जवान पर गोली चला दी। गोली जवान के पैर में लगी है। वहीं जवान की हालत गंभीर बताई जा रही है। यह घटना आज सुबह 7 बजे के करीब बताई जाती है और घटना के बाद आनन फानन में जवान को गंभीर स्थिति में सीतामढ़ी सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल जवान की पहचान धर्मेंद्र कुमार जोलोजो के तौर पर की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। जवान की हालत हालांकि इस वक्त गंभीर बताई जाती हुई। वहीं बड़ी खबर पूर्वी चंपारण से आ रही है, जहां पर अपराधियों ने कारोबारी को गोली मार दी है। दुकान पर जा रहा था यह कारोबारी, जिस दौरान गोली मारी गई। कान के पास से गोली जो है वो गुजरी है। बाइक सवार अपराधियों की तरफ से गोली चलाई गई। बारूद लगने से व्यवसायी घायल बताया जा रहा है। वहीं घोड़ासहन के क्लिनिक में इस वक्त व्यवसायी का इलाज होता हुआ। घायल व्यवसायी की पहचान झरोखर थाना क्षेत्र के अमोआ गांव के राजेश कुमार जायसवाल के तौर पर की गई है, जो घोड़ासहन के मदरसा चौक पर किराना का व्यवसाय करते हैं और गांधीनगर में किराए के मकान में रह रहे हैं। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब अपराधियों की पहचान की कोशिश में लगी है। वहीं पुलिस का यह दावा है कि बहुत जल्द अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा के 3 कोठिया में घर से 3 टाइम बम मिलने के मामले में एटीएस की टीम अब लगातार जांच में जुटी हुई है। मामले में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिनमें मोहम्मद जावेद को जेल भेज दिया गया है। वहीं 3 अन्य आरोपी, जिसमें मोहम्मद उमेर, सैफ आलम और बुलंदशहर के रहने वाले शम्मी खान से पूछताछ इस वक्त भी हो रही है। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, बताया जा रहा है कि टाइम बम जावेद के भाई अहमद अली उर्फ जैकी ने रखा था, जो फिलहाल फरार चल रहा है। वहीं सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बम का कनेक्शन पाकिस्तान और कश्मीर से भी जुड़ा हुआ देखा जा रहा। हालांकि एटीएस की टीम इस जांच में जुटी हुई है। पुलिस इस मामले में अब तक किसी भी तरह की जो जानकारी है उसे साझा नहीं कर रही। मौके से पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता प्रियांक सौरभ। पूरा थाना क्षेत्र के 3 कोठिया में 3 टाइम बम मिलने के बाद से ही लगातार तमाम जांच एजेंसियां जांच में लगी हुई है। इस मामले में 4 लोगों को फिलहाल पकड़ा गया था, जिसमें जावेद खान को जेल भेज दिया गया है और इसमें उमेर, शम्मी खान और सैफ जो सैफ है उसे फिलहाल लगातार एटीएस और एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल उठने लगा है कि आखिर यह जो मामला है, इस मामले में कई कनेक्शन जो है, जो सूत्र बता रहे हैं, जो विश्वसनीय सूत्र हैं, वह बता रहे हैं कि इस मामले में कई अहम कनेक्शन जो है वह उसकी बात सामने आई, जिसमें पाकिस्तान और कश्मीर जैसे कनेक्शन की भी बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो बुलंदशहर से के रहने वाले शम्मी को पुलिस ने टीम ने पकड़ा है, तो उसके बाद से यह जानकारी मिली है कि वह कई बार पुलवामा तक गया है, जो कि विश्वसनीय सूत्र बता रहे हैं। साथ ही साथ जो मोहम्मद उमेर है, मोहम्मद उमेर का भी कश्मीर कनेक्शन देखा जा रहा है। वह भी हाल के दिनों में लगातार कश्मीर तक गया है। वहीं सैफ आलम जो फेरी का काम करता है, वह भी अन्य राज्यों तक गया है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जावेद खान, जिसे फिलहाल जेल भेजा गया है, उसके भाई अहमद अली अभी तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है, क्योंकि अहमद अली उर्फ जैकी के बारे में ही बताया जा रहा है, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं कि जैकी ने ही उस टाइम बम को मंगवाया था और एक बड़ी साजिश जो है वह रची जा रही थी। हालांकि इस मामले में फिलहाल पुलिस जो है किसी भी प्रकार के कोई खुलासा नहीं कर रही है, और लेकिन जिस तरीके से 3 लोग अभी पकड़े गए हैं, 3 लोगों से अभी तक पूछताछ जारी है और चौथे जावेद खान को जेल भेज दिया गया है। कई महत्वपूर्ण अन्य जानकारी मिलने की संभावना है। हालांकि यह सवाल जो बार बार उठ रहा था कि आखिर जो बम मिले हैं तो इसका कनेक्शन क्या हो सकता है, तो जो सूत्र बता रहे हैं कि इसका कनेक्शन जो है वह पाकिस्तान और कश्मीर से जुड़ रहा है। और लगातार यह बताया जा रहा है कि जो भी आरोपी हैं वह देश के अलग अलग हिस्सों में जा रहे थे और वहां से बम से जुड़ा हुआ जानकारी या फिर इस तरह के कैंप में भी वो जा रहे थे। मुजफ्फरपुर से न्यूज़ 18 के लिए प्रियांक सौरभ।
किशनगंज के ठाकुरगंज में शराब तस्करों पर शिकंजा कसा गया है। नेपाल के अलग अलग बॉर्डर से बिहार की सीमा में प्रवेश कर रहे शराब तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा और जेल की हवा इन्हें खिलाई गई। शराब तस्कर पुलिस को चकमा देकर बाइक से शराब की तस्करी कर रहे थे। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को इस दौरान पकड़ा है। पुलिस ने इनके पास से एक मोटरसाइकिल जब्त की और आरोपियों के पास नाम जो है वो सोनू, बब्बन और सुभाष बताए जा रहे हैं। ये बिरनिया बहादुरगंज निवासी बताए जाते हैं और इनके खिलाफ उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मोतिहारी में शादी का झांसा देकर युवती से यौन शोषण का मामला सामने आया है। युवती ने यह आरोप लगाया कि युवक ने 5 सालों तक उसके साथ शोषण किया और अब शादी से वो इनकार कर रहा है। युवती ने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की, लेकिन 10 दिन बीत जाने के बावजूद पुलिस की तरफ से अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं शुरू की गई। 68वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के बदले हुए पैटर्न से परीक्षार्थी अब खुश हैं। रविवार को अलग अलग केंद्रों से परीक्षा देकर लौटे परीक्षार्थियों का कहना है कि इस बार की परीक्षा पहले की परीक्षाओं से काफी बेहतर है और एक मानक के अनुसार परीक्षा ली गई है। प्रश्न पत्र और उसके तरीकों को लेकर छात्रों में काफी खुशी देखने को मिली, तो वहीं परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्था को लेकर परीक्षार्थियों में नाराजगी नजर आई। परीक्षार्थियों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता ने। 68वीं बीपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। काफी अलग अंदाज में इस बार प्रश्न पत्र भी आए। हमारे साथ कई परीक्षार्थी हैं जिन्होंने कल परीक्षा दिया है। बिहार के अलग अलग जिलों में ये परीक्षा देकर पटना लौटे हैं। इनसे हम बात करते हैं कि इस बार का अनुभव कैसा रहा। पहले भी परीक्षा दिया होगा आपने, इस बार जो प्रश्न पत्र थे वो कैसे प्रश्न पत्र थे, क्या कहें? मतलब इस बार का प्रश्न पत्र जो था वो एकदम अलग था। बीपीएससी जो प्रॉपर बीपीएससी का पेपर आना चाहिए वो इस बार लगा कि पेपर बीपीएससी पेपर ले रही है। वरना मतलब पिछले साल था कि क्वेश्चन मतलब अलग टाइप का आ रहा था। इस बार करेंट से क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, मतलब दम था क्वेश्चन में। और हम कह सकते हैं कि बीपीएससी का जो लेवल है वो ऐसा ही होना चाहिए पेपर में। पेपर तो मतलब सभी अच्छा था, मतलब क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से अच्छे थे, लेकिन करंट अफेयर का जो पैटर्न पूछने का होता है वो बिल्कुल अलग था। साइंस के भी क्वेश्चन जो मतलब ट्रेडिशनल क्वेश्चन होता है उस तरीके से नहीं पूछा गया था। मतलब क्वेश्चन वही थे लेकिन घुमा घुमा के पूछा गया था। और हिस्ट्री में भी क्वेश्चन जो भी थे संख्या में वो भी अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर ये सही कदम उठाया जा रहा है बीपीएससी के द्वारा तो बिल्कुल सही कदम है। और रही बात पूर्व आईएएस अधिकारी रह चुके हैं अतुल प्रसाद, उनको पता है हर चीज़ के बारे में। वो खुद एग्जाम, इससे बड़े एग्जाम को क्वालिफाई करके आए हैं, तो उनको पता है कि राज्य स्तर पर एग्जाम कैसा होता है। और सब कोई कह रहे थे कि बीपीएससी बहुत ईजी क्वेश्चन पूछती है, नहीं पूछती है। अब आप नहीं कह सकते हो ईजी क्वेश्चन पूछती है। मेरा तो फर्स्ट टाइम था लेकिन क्वेश्चन अच्छा था। ऑप्शन थे लेकिन 2 लास्ट ऑप्शन थे जो 4th और 5 कन्फ्यूजन थे। पेपर बनाने में क्वेश्चन अच्छा था, घुमा के पूछ रहा था वही दोनों ऑप्शन कंफ्यूज कर रहे थे, जिसको बनाने में थोड़ा वो हो रहा था। तो नेगेटिव मार्किंग जो हुआ उससे बहुत बड़ा फ़ायदा है, क्योंकि होता क्या है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने पे तुक्का वाला आ जाता है कि जिसका लक बढ़िया हुआ 20 क्वेश्चन वो मारेगा, भी 10 क्वेश्चन अगर तुक्का से लग गया तो जिस किस्मत पे पूरा हो जाता है खेल। तो इस बार नेगेटिव मार्किंग से कम ये है कि तुक्का वाला जो खेल है वो थोड़ा कम हो गया। थोड़ा सा लिटिल बिट चेंज हुआ है। ऑप्शन का बात कहें जो भाई लोग कहें तो ऑप्शन भी लिटिल बिट वो थोड़ा सा, क्योंकि 5 ऑप्शन में आपको बहुत कंफ्यूजन, मोर देन 1 और नन ऑफ दिस, ये 2 क्वेश्चन है जो आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो ये चीज़ थोड़ा सा हटके रहे तो थोड़ा बेहतर है। और बाकी तो सिस्टम चेंज हो रहा है, आप ही देख रहे हैं। तो बिल्कुल बदले हुए पैटर्न से जो परीक्षार्थी हैं वो भी खुश हैं। इनका मानना है कि जो बदलाव हुआ है वो उचित है, लेकिन व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन होना चाहिए ताकि छात्र और अच्छे से परीक्षा दे सके। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों को सीसीटीवी से लैस कर दिया गया है। 31 केंद्रों पर 14 फरवरी से बोर्ड की परीक्षा शुरू होने वाली है, जिसमें 58,932 परीक्षार्थी शामिल होंगे। प्रथम पाली में छात्राएं शामिल होंगी, जबकि दूसरी पाली में छात्र परीक्षा देते हुए आपको नजर आएंगे। प्रशासन ने इसे लेकर सभी केंद्रों के पास धारा 144 लागू कर दी है। परीक्षा 22 फरवरी तक 2 पालियों में चलेगी। डीएवी आदर्श परीक्षा केंद्र का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार ने।
गोपालगंज में मैट्रिक परीक्षा को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है। ये डीएवी परीक्षा केंद्र है, आदर्श परीक्षा केंद्र है और यहाँ पर इस वक्त जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई है। तकरीबन 31 केंद्रों पर परीक्षाएं होंगी, जिसपे 58,931 छात्र छात्राएं हैं वो शामिल होंगे। पूरे केंद्र को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है और जो तैयारियां हैं परीक्षार्थियों के लिए वो पूरी कर ली गई है। ये परीक्षा हॉल है, अंदर कमरा है जहां पर इस वक्त जो तमाम वीक्षक हैं, केंद्र अधीक्षक हैं, वो इस वक्त अंदर जो है रोल सीटिंग का जो अरेंजमेंट है वो इस वक्त चल रहा है। गोपालगंज में परीक्षा को लेकर जो है उड़नदस्ता टीम बनाए गए हैं और पूरे केंद्र को, जो 31 परीक्षा केंद्र है, इसे 4 सुपर जोन में बांटे गए हैं। यहाँ पर वीक्षक हैं, उनसे ही बात करते हैं क्या कुछ तैयारी की गई। सर, कल से बोर्ड परीक्षा होगा, क्या तैयारी? हाँ, प्रथम पाली में सिर्फ छात्रा परीक्षा देंगी और द्वितीय पाली में छात्र परीक्षा देंगे। टोटल यहाँ पे परीक्षार्थियों की संख्या 2677 है। इस समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति 2023 में 9:30 में परीक्षा प्रारंभ होगा, लेकिन 9 बजे तक ही सभी छात्राओं को एंट्री कर लेना है। 9 बजे के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का सख्त निर्देश है कि 9 बजे के बाद से एंट्री नहीं करना है। डीएमएसपी भी परीक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। गोविंद कुमार, न्यूज 18, गोपालगंज। बिहार की सियासत में यात्राओं का मौसम चल रहा है। एक तरफ कांग्रेस के हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जन सुराज यात्रा पर हैं। सीएम नीतीश कुमार अपनी समाधान यात्रा के तहत गांव-गांव तक जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं। लेकिन सीएम नीतीश की यात्रा को लेकर अब पूर्व सीएम और हम के संस्थापक नेता जीतन राम मांझी की शिकायत है कि अपनी यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर अधिकारियों से घिरे रहते हैं, लिहाजा अधिकारी गरीबों को सीएम तक पहुंचने ही नहीं देते और इन अधिकारियों की वजह से गरीबों की आवाज सीएम तक नहीं पहुंच रही। लिहाजा मांझी अब गरीब संपर्क यात्रा पर निकल गए हैं। सवाल यहीं से उठता है कि आखिर मांझी के मन में क्या है। गरीबों और आम लोगों की समस्या सुनने को लेकर पूर्व सीएम और हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने रविवार से अपनी यात्रा की शुरुआत कर दी। मांझी ने इस यात्रा को गरीब संपर्क यात्रा का नाम दिया है। नवादा के कोवाकोल स्थित सेखो देवरा में जेपी के आश्रम से यात्रा की शुरुआत के बाद मांझी ने कहा कि मुख्यमंत्री की समाधान यात्रा में वैसी ही समस्याओं का समाधान किया जा रहा है या हो रहा है जैसा अधिकारी चाहते हैं, क्योंकि गरीबों की आवाज सीएम तक पहुंच ही नहीं पाती। लेकिन वे जब गरीब संपर्क यात्रा पर निकले हैं तो लोग योजनाओं में भ्रष्टाचार, घूसखोरी और परेशानियों की शिकायत कर रहे हैं। मांझी ने कहा कि वे लोगों की इन सभी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराएंगे। उन्हें दूर करने की मांझी की तरफ से अपील भी होगी। 1 एकड़ जमीन खेती करने के लिए बात होती है, वो किसी को नहीं मिली है, वो मिलना चाहिए। फिर है इंदिरा आवास में पैसा 25,000 30,000 तक रुपया लिया जाता है, उसके बारे में कोई किसी ने नहीं बताया, शिकायत किया। फिर जो राशन कार्ड है, राशन कार्ड में जहां 5 सदस्य है पैसा देता है तो 15 सदस्य का नाम लिखा जाता है और नहीं पैसा देता है तो 2 सदस्य का नाम लिखा जाता है। इसकी चर्चा माननीय मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में नहीं हुई। हम यहाँ पर नीतीश कुमार जी को इस यात्रा के माध्यम से भी सचेत करना चाहते हैं कि आपने समाधान यात्रा में यात्रा किया, कोई नहीं कहा, लेकिन हम यात्रा कर रहे हैं तो हमको लोग बोल रहा है, ऐसी बात है। तो मांझी ने सीएम नीतीश की समाधान यात्रा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उनका कहना है कि समाधान यात्रा में अधिकारियों के मुताबिक समाधान किया जा रहा है। अधिकारी जो चाहते हैं उनकी समस्याओं का समाधान तब होता है। अधिकारी गरीबों को सीएम तक पहुंचने ही नहीं देते, गरीबों की आवाज सीएम तक जाती नहीं है, जिसके लिए यह समाधान यात्रा की जा रही है।
यानी सीधे तौर पर समाधान यात्रा के औचित्य पर ही जीतन राम मांझी सवाल खड़े कर रहे हैं। अधिकारी का हवाला दिया जा रहा है और अधिकारियों के नाम पर वो सीधे कहते हैं कि गरीबों की आवाज ये अधिकारी रोक लेते हैं। मांझी यहीं नहीं रुके। मांझी ने कहा कि उनकी गरीब संपर्क यात्रा में गरीब उनसे पहुंचकर उनके पास आकर गुहार लगा रहे हैं। गरीब संपर्क यात्रा में गरीबों की आवाज को, उनकी परेशानियों को, उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है और इसी समस्या को मुख्यमंत्री तक पहुंचाया जाएगा। गरीब लोग अपनी परेशानी का जिक्र उन तक पहुंचकर आसानी से कर पा रहे हैं। तो जैसे ही जीतन राम मांझी की तरफ से बयान आया, इस बयान पर अब सियासत भी खूब होनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है तो महागठबंधन मांझी के बयान के बचाव में उतर आया। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहना है कि शराब की समीक्षा होना चाहिए। वो ज्ञात होना चाहिए कि बिहार के अंदर में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की लगातार समीक्षा होती ही है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। अधिकारियों की बात, मंत्रियों की बात मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचती तो समाधान यात्रा में निकले हुए हैं। चीजों को स्पष्ट तौर पर करना चाहिए। कैबिनेट में लोग बैठते हैं, अपनी बात रख देनी चाहिए। कोई भी चीजें अगर आपको लगता है कि संज्ञान में देने की जरूरत है तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लगातार बात भी करते हैं हर कामों को लेकर के। यह काम भी आप बात कर सकते हैं उनसे। नीतीश कुमार जी ने अपनी कार्यक्षमता, कार्यकुशलता, दृढ़ संकल्प के दम पर इतने वर्षों तक बिहार का कायाकल्प किया है। हर छोटी बड़ी चीज की वो जानकारी रखते हैं। लगातार लोगों से, नेताओं से, अधिकारियों से फीडबैक लेते रहते हैं। जीतन राम मांझी जी वरिष्ठ नेता हैं। किस आधार पर वो ये बातें कह रहे हैं बेहतर वही बता सकते हैं। रही बात शराबबंदी की समीक्षा की, शराबबंदी को सभी ने मिलकर समर्थन दिया था। बिहार में इसको मजबूती से लागू किया गया। कुछ लोग गड़बड़ी करते हैं, उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाती है। देखिए, मांझी जी जो बात कहा सही कहा है कि मुख्यमंत्री जी जो घूम रहे विकास के कार्यों के लिए, तो लोग पदाधिकारी सही आंकड़ा नहीं दे पा रहे हैं, सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए हमारे जीतन राम मांझी जी भी गरीब संपर्क यात्रा ने निकाला है, जो गांव-गांव घूमकर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के समीक्षा बैठक को पहुंचाने का काम करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ विकास में कमी है, यहाँ गरीबों में कमी है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी कोई गलत बात थोड़े ही कर रहे हैं, हकीकत को बयां कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास सही चीजें नहीं पहुंचती है। पदाधिकारी और कुछ राजनेता उनके आसपास सही चीजों को उन तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। हकीकत से अब उनको कोई वास्ता नहीं रह गया है। बीते दिनों गोवा में हुए डॉक्टर की हत्या के बाद उनका शव मधेपुरा स्थित उनके पैतृक आवास पहुंचा, जहां शव देखकर इलाके में कोहराम मच गया। हर तरफ चीख पुकार मची नजर आई। लोग डॉक्टर के शव को देखकर अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। हालांकि गोवा पुलिस ने इस पूरे मामले का 24 घंटे के अंदर खुलासा कर दिया। पुलिस के अनुसार रसोइये ने पैसे के लालच में हत्या की साजिश रची थी। आपको बता दें कि 7 फरवरी को डॉक्टर निर्वाण की हत्या गोवा में कर दी गई थी। मेरा भाई निर्वाण भारत, वो गोवा के मडगांव के पास एक आयुष हॉस्पिटल है, उसमें वो कार्यरत था। आयुर्वेदिक डॉक्टर था वो पहले। वहाँ पे आई हॉस्पिटल के साथ दोनों कंबाइंड हॉस्पिटल था, आयुष और आई हॉस्पिटल, उसमें वो काम करता था। और वहाँ से करीब 6-7 किलोमीटर दूर अपना घर ले रखा था उसने, मतलब भाड़े पे घर ले रखा था और वहाँ रहता था। कुछ दिन पहले उसके साथ सीमांचल परिदा नाम का व्यक्ति, जो कि उसका कुक था, वो साथ में रहने आया था। वो खाना बनाता था और उसके साथ ही रहता था। और 7 तारीख को ऐसा हुआ कि उन लोगों ने मिलकर जब ये कांड किया, मारा उनको ब्रूटली। इन चारों व्यक्तियों को इस गाड़ी के साथ आज दिन में तकरीबन 11 बजे इनको एप्रीहेंड कर लिया गया। और जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने जो है ये कबूला है कि इन चारों ने मिलकर जो ये डॉक्टर है निर्वाण भारत, उसकी निर्मम स्ट्रैंगलमेंट करके इसकी हत्या करी। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
हेडलाइंस